Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि इंशाल्लाह नया टॉपिक सेट्स एंड वेन डायग्राम जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे आज से इंशाल्लाह। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होंगी, 2-3 क्लास या 4 क्लास खाली एक्सप्लेनेशन को देंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से केटर किया जा सके। तो सेट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे अपने पास नोट डाउन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह इसे समझा।
ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज सेट्स? सबसे पहली चीज, एक सवाल जो है, सेट्स किसे कहते हैं? अ सेट is a well-defined collection of objects. एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Each object is called a member or element of the set. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहते हैं और हर ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट का मेंबर है या हम कहते हैं एलिमेंट है. A set is represented by a capital letter. हर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि सेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं. तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट. एक सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. दो तरीके हमने डिस्कस करने हैं. नंबर 1, बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. एक तरीका यह है कि जिस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से, उसको लिखने का एक अंदाज ये हो सकता है कि उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान लिख दें. बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. तो एक तरीका ये होता है कि जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान लिस्ट कर दें. जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दो मौजूद हैं. a इज इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स खोले गए. ये कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये किसी सेट को लिखने का अंदाज है. ब्रैकेट बनाते हैं और अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आते हैं. तो एक सेट ए है, देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट हुआ है. एक सेट है ए. एग्जामिनर हमेशा सेट को डिफाइन करता है कि भाई सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं. तो समझाने के लिए ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स हमने लिखने हैं वो किस तरह से लिखा जाता है. तो एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एक सेट है कैपिटल लेटर ए इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया और उसके तमाम एलिमेंट्स जो है मैंने लिख दिए. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. तो ये तमाम जो है वो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है. तो अगर मैं कहूं कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एलिमेंट्स है इस सेट के. और हर ऑब्जेक्ट जो है, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है उसे हम कहेंगे मेंबर ऑफ अ सेट, ये एलिमेंट ऑफ अ सेट. अच्छा, अब ये साइन आपके सामने मैंने लिखी हुई है. ये साइन कुछ इस तरह से लिखते हैं. देखिए मैंने ये बनाया और मैंने लाइन लगा दी. ये मैंने बनाया और मैंने लाइन बना दी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ. क्या मतलब सर, थोड़ी तफसील से बताएं. अब देखें, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 2 बिलोंग्स टू ए, 5 belongs to A, 10 does not belongs to A. तो इसका मतलब जब ये belongs to का साइन है तो अगर ये साइन बनाने के बाद इसे काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ये इक्वल्स टू का साइन होता है और जब इस इक्वल्स टू को काट दिया जाए तो हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू, और इसका मतलब होता है इक्वल्स टू. बिल्कुल इसी तरह ये जो साइन मैंने बनाया है बिलोंग्स टू इज एन एलिमेंट ऑफ, अगर इसे क्रॉस कर दिया जाए तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू. डज नॉट बिलोंग्स टू. तो अब देखें आप, 2 जो है वो सेट ए के दरमियान आ रहा है, सेट ए में 2 आ रहा है तो हम कह रहे हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए,
5 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 6 जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमें ये साइंस को पढ़ने आना चाहिए। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं ये एक सेट वी है। वॉवेल्स हम जानते हैं बचपन से, वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो V इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। V जो है सेट ऑफ वॉवेल्स है। तो हम अभी फॉलो कर रहे हैं वो मेथड जिसमें हम उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे हैं। तो मैंने V लिखा, V इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, A कॉमा E कॉमा I कॉमा O कॉमा U। हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। पहला एलिमेंट लिखेंगे फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे फिर कॉमा। तमाम एलिमेंट्स जब तक मुकम्मल नहीं होते कॉमा आता रहेगा, आखिरी एलिमेंट मुकम्मल होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा A belongs to V, E belongs to V। अब मैं पूछूं F, तो आप बोले सर F तो वॉवेल नहीं है, तो मैं कह रहा हूं F does not belongs to V। सही है जी। तो एक तरीकेकार जो सेट को रिप्रेजेंट करने का होता है वो है टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना, जो कि हमने समझ लिया। सेकंड है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में कुछ डिस्क्रिप्शन हमें देनी होती है। ये यूं समझ लें, डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है और मुझे समझना होता है डिस्क्रिप्शन पढ़कर कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अब इसे पढ़ते कैसे हैं जरा देखिएगा। x हमने a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, x के बाद हमने कोलन डाला, x, और इसको पढ़ते क्या है, x सच दैट, कोलन को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट, x such that x is a prime number and x is lesser than 20। भाई x is a prime number तो एक ओपन स्टेटमेंट है, प्राइम नंबर्स तो कभी खत्म ही ना हो। तो x such that x is a prime number, कॉमा कौन से वाले प्राइम नंबर्स, x less than 20। x प्राइम नंबर्स भी हैं और x वो नंबर्स हैं जो 20 से कम है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो नंबर्स जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। और मैंने ये बात यूनिट 1 में बताई थी कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 उस डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। 1 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लेकिन 1 तो है ही 1, किसी दो नंबर्स के टेबल में तो नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात मैंने पहले भी लिखवाई थी, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कभी कुछ प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन करने हो तो 1 को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में शामिल नहीं करना। तो x इज अ प्राइम नंबर, x इज लेसर देन 20। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसका मतलब ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है, अगर इसे लिस्ट डाउन एलिमेंट्स को किया जाए तो यही सेट बनेगा जो अभी हमने ऊपर देखा। बस ऊपर वाला जो पहला वाला अंदाज है वो क्या है, बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। और जो दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर नोटेशन, उसमें तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन नहीं कर रहे, बस डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स इस सेट का पार्ट बनेंगे। तो हम x कोलन मतलब क्या है, x सच दैट
x is a prime number, कॉमा x is less than 20, मतलब x वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से छोटे। तो एग्जामिनर कभी अगर हमें ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दे तो हमें ऊपर वाली लिस्टिंग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमें ये पढ़ने आता हो, और पढ़ना हमने सीख लिया। तो दो फॉर्म्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन, और एक लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं इनका मतलब क्या है। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होगा, फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स है, जिन्हें काउंट किया जा सके, काउंटेबल। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें लातादाद एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, which are not countable. Cannot be counted, और यहां मैं लिख देता हूं काउंटेबल। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, जिसे काउंट किया जा सके, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और ऐसा सेट जिसके लिमिटेड अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, जिसे काउंट ना किया जा सके, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अच्छा, ऊपर जो हमने एग्जांपल्स देखे, सेट बिल्डर नोटेशन, x such that x is a prime number। अब अगर मैं ये ओपन स्टेटमेंट छोड़ दूं, a equals to x such that x is a prime number, सिर्फ इतना कर दूं, तो प्राइम नंबर्स तो जो 2 से शुरू होंगे तो बस चलते ही जाएंगे, कोई लिमिट थोड़ी है। 19, 19 के बाद फिर क्या आएगा, 23, सही है ना। इस तरह नंबर्स चलते जाएंगे, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। लिहाजा ये सेट कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। और जो ऊपर हमने सेट पढ़ा, ए वाला सेट या वी वाला सेट, वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। अच्छा, किसी भी फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स क्योंकि काउंट किए जा सकते हैं, तो एग्जामिनर बाज़ औक़ात कहता है कि बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट के तो एलिमेंट्स वो पूछ ही नहीं सकता, उसको खुद नहीं पता, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। तो फाइनाइट सेट्स के एलिमेंट वो पूछता है या बाज़ औक़ात बताता है। तो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स लिखते कैसे और पढ़ते कैसे। तो ये जो Na लिखा हुआ है, Na का मतलब क्या है, N फॉर नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो जब मैंने A लिखा, तो मैंने A के बाद इक्वल्स टू लिखने के बाद पूरा सेट डिफाइन किया, या तो सेट बिल्डर नोटेशन में या लिस्टिंग एलिमेंट्स वाली फॉर्म में। लेकिन जब मैंने नंबर ऑफ A लिख दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A पूछे जा रहे हैं कि बताएं, जैसे लेट्स सपोज एग्जामिनर का Na निकालें, तो वो सेट A लिखने का नहीं कह रहा, वो कह रहा है सेट A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप ये बता दें। तो हमने कहा चले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट A में 8 एलिमेंट्स हैं। लिहाजा जब मैं Na लिख रहा हूं, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू 8। जब मैं कैपिटल लेटर लिख के इक्वल्स टू डालूंगा, मतलब मुझे पूरे सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, लिस्टिंग वाली फॉर्म में या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। लेकिन जब मैं किसी सेट के पीछे एन का लफ्ज लगा दूं, एन लेटर लगा दूं, इसका मतलब अब मुझे वो सेट नहीं बताना, मुझे उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ ए इज 8। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एन वी बताएं, तो आप कहेंगे सर एन वी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट V, तो क्या आंसर होगा? वेरी गुड, हम कहेंगे 5। तो किसी भी फाइनाइट सेट का काउंट बताने के लिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम n और ब्रैकेट में उस सेट का नाम। तो कभी एग्जामिनर ने लिखा हुआ हो तो हम क्वांटिटी समझ जाएंगे, और कभी हमसे पूछा जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमसे तादाद पूछी गई है, तो जितने एलिमेंट्स है उसे काउंट करेंगे और वो क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देंगे। तो फाइनाइट सेट की क्वांटिटी स्पेसिफाई की जा सकती है, इनफाइनाइट सेट की क्वांटिटी कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। सही है जी, ये हमने बात कर ली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नल सेट स्लैश एम्प्टी सेट, नाम हमें बता रहा है कि नल सेट या एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते। अ सेट which has no elements is known as null set or empty set. If the set A is a null set, we write as follows. अब एक नल सेट को लिखने का तरीकाकार क्या होता है? एक नल सेट को लिखने का तरीका ये होता है कि हम सेट लिख, जैसे ए सेट नल सेट है, तो मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को खोला और बगैर कुछ लिखे कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दिया, तो देखने वाले समझ जाएंगे कि भाई ये तो खाली सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। या फिर एक सर्कल बनाया, 0 लिखा समझ ले, और उसे क्रॉस कर दिया, इसे कहते हैं फाई। तो ये फाई जो है सिंबल है फॉर नल सेट। अगर कभी एग्जामिनर मुझे कहे कि V इज इक्वल्स टू दिस, तो मैं समझ जाऊंगा कि V एक नल सेट है। या एग्जामिनर कहे कि V इज इक्वल्स टू दिस, तो मैं समझ जाऊंगा कि V एक नल सेट है। दोनों बातों का, दोनों सिंबल्स का मतलब यही है कि V एक एम्प्टी या नल सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, जब सेट लिखा, सेट का नाम लिखा कैपिटल लेटर से, तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए या फाई का साइन बनाया। लेकिन जब एक एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, एग्जामिनर उसकी तादाद पूछे NA, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, तो अगर ए नल सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे? 0। तो इस बात में केयरफुल होना जरूरी है कि एग्जामिनर ने ए मांगा है या NA मांगा है। अगर ए नल सेट है और ए मांगा है तो मुझे नल सेट का साइन बनाना है, एम्प्टी सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स खोल के बंद, या फाई का साइन। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा है NA निकालें और वो सेट एम्प्टी सेट है, तो फिर मुझे जो है कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बनाने। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, NA लिखते हैं और NA के साथ लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट खाली वाले, या लिख देते हैं फाई। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों गलत है ये? क्योंकि भाई एग्जामिनर ने सेट ए नहीं पूछा, एग्जामिनर ने सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो पूछा है। तो जब NA पूछा जाएगा तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स या फाई का साइन नहीं बनाना, बल्कि इक्वल्स टू के बाद 0 लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने तादाद पूछी है, ना कि सेट। सेट पूछा जाए अलग चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पूछे जाए ये अलग चीज है। तो नल सेट के केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाए तो इक्वल्स टू के बाद 0 लिखेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट्स या फाई का साइन बना दिया, एग्जामिनर एक मार्क जो देने वाला था वो नहीं देगा। तो एक बात यहां से हमें क्लियर हो गई कि कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो नल सेट या एम्प्टी सेट होते हैं, उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है ये बात हमने समझ ली।
अच्छा, अब आ जाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? तो नाम से वाजे हो रहा है, ऐसे सेट्स जिनके तमाम एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, उन्हें कहते हैं इक्वल सेट्स। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बताए जाते हैं ताकि कभी इनका इस्तेमाल या इनको मेंशन किया जाए तो हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो a इक्वल्स टू 1,2 और b इक्वल्स टू 1,2, दोनों सेट्स जो हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो हम कह सकते हैं सेट a इज इक्वल्स टू सेट b, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो जितने टर्म्स इस वक्त मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्या आपको हर टर्म समझ आ गया है? कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं फटाफट नोट डाउन कर लें ताकि फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करता हूं, जल्दी जल्दी। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन यूनियन वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो आप पहले लिख लें, उसके बाद इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पे इसे समझाया जाता है। जो एग्जाम्पल है वो भी लिख दें, उसको समझाऊंगा इंशाल्लाह और सॉल्व भी करवाऊंगा। फटाफट कॉपी कर लें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ते हैं।
इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो U बना हुआ है ये यूनियन का साइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने लिख भी लिया है। और जो उल्टा U बना हुआ है वो इंटरसेक्शन का साइन है। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? तो पहले इसे पढ़ते हैं। A यूनियन B is equals to X such that X belongs to A और X belongs to B। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझना है इंशाल्लाह। A यूनियन B का क्या मतलब है? A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जो या तो A के पास हैं या B के पास हैं। आई रिपीट, A यूनियन B एक सेट है और ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जो या तो A के पास हैं या B के पास हैं। तो मैंने लिखा हुआ है X, A यूनियन B की डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है? A यूनियन B इज अ सेट, curly brackets open, X such that X belongs to A और X belongs to B। मतलब A यूनियन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A से बिलोंग करते हैं या B से। इन शॉर्ट, A और B के तमाम एलिमेंट्स को मर्ज कर दें तो A यूनियन B हासिल हो जाता है। अच्छा, पहले मैं पूरी मुकम्मल कर लूं इन दोनों बातों को, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बात और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिर A इंटरसेक्शन B, उल्टा U, A इंटरसेक्शन B। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, और का मतलब होता है प्लस। याद करें, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने डिलीवर पढ़ा हुआ है कि और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है ऐड, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर एंड का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट है? तो ए इंटरसेक्शन बी की डिस्क्रिप्शन पहले सुने। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी दोनों के पास है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट्स आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। लेकिन मैं यहां एक चीज लिख रहा हूं, नॉट टू बी रिपीटेड। एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। मतलब एक एलिमेंट वन ए के पास भी है, बी के पास भी है, उससे एक ही दफा लिखेंगे। सारी मुख्तलिफ वैरायटी जो ए और बी के पास है वो लिखेंगे, लेकिन उनमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें दो दफा शामिल नहीं करेंगे, उन्हें एक ही दफा लिखेंगे। सही है ना? मैं यहां लिख रहा हूं, ऑल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी टेकन। ऑल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी टेकन। और अगर मैं आपसे बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। वो एलिमेंट्स जो ए के पास भी हैं और बी के पास भी हैं, दोनों के पास मौजूद हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा रहा हूं। सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे डिस्क्राइब किया है? ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और को खासकर अंडरलाइन किया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक हो कि और का मतलब होता है प्लस।
x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब a यूनियन b में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो या तो a के पास है या b के पास, मतलब a और b के तमाम एलिमेंट्स a यूनियन b में शामिल हो जाएंगे। यूनियन को जहन में, यूनियन के लिए जहन में लाए यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सुनते हैं ना। तो यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इत्तेहाद। तो ए यूनियन बी का मतलब तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी को क्या कर देंगे? यूनाइट, और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे, और उस एक प्लेटफॉर्म का नाम होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडेड, बट द एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट एक होता है ना, तो ऐसा पॉइंट जो ए और बी, ऐसा पॉइंट जो लाइन 1 लाइन 2 दोनों पे लाई करता था, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। बस इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों के पास मौजूद है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इसे कैसे डिस्क्राइब किया? x such that x belongs to a and x belongs to b, मतलब इस सेट में से वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो a के पास भी हैं एंड b के पास भी हैं, मतलब a एंड b के कॉमन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सेट A है 1 2 3 4 5 और सेट B है 4 5 6 9। दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हमें एग्जामिनर कह रहा है A यूनियन B निकालें। तो A यूनियन B क्या मतलब? A यूनियन B हमें सेट देना है। तो A यूनियन B का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो A या B किसी दोनों के पास हैं, वो तमाम एलिमेंट्स लेने जो या तो A के पास हैं या B के पास हैं, मतलब A एंड B के तमाम एलिमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना है। तो मैंने कहा 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, देखिए A के एलिमेंट शामिल हो रहे हैं। अच्छा 4, जब मैंने 4 लिया ना, तो वो तो A के पास भी है B के पास भी है, मैंने टिक कर दिया। 2 दफा 4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 दोनों के पास है, तो बस एक दफा लिख दिया, क्योंकि वो डिफरेंट वैरायटी तो नहीं है, बस एक दफा 4 लिख दिया ना। 2 दफा नहीं लिखना, याद रखें, 2 दफा नहीं लिखना। फिर हमने कहा 5, जब 5 लिखा तो वो भी A के पास है B के पास भी है, शामिल कर लिया। A के तमाम एलिमेंट शामिल हो गए। अब B के जो एलिमेंट्स है वो शामिल कर दें, 6 और 9। अच्छा A यूनियन B पूछा जाए और बात है, और नंबर ऑफ A यूनियन B पूछा जाए, नंबर ऑफ A यूनियन B पूछा जाए, ये डिफरेंट बात है। नंबर ऑफ A यूनियन B का मतलब है भाई कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं, तादाद बताएं, क्वांटिटी बताएं। तो अगर आपसे नंबर ऑफ A यूनियन B पूछे जाते तो आप A यूनियन B पहले निकालते और उसके बाद काउंटिंग करके नंबर ऑफ A यूनियन B देते। प्रोसेस यही है। वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स। तो A यूनियन B, तो 7 एलिमेंट्स है, हमने कहा नंबर ऑफ A यूनियन B इज 7। अच्छा फिर हम आते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कौन कौन से होंगे? जबरदस्त, बच्चे तो चीते हो गए, शाबाश, वेरी गुड। तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स लिखने, तो A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक 4 है और एक 5 है, तो आपने कहा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4, 5। और अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बताएं, तो हम कहते हैं इसकी क्वांटिटी है 2। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कॉपी कर ले फटाफट एग्जाम्पल, ताकि आगे बढ़ जाए।
अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर ले फटाफट अपने पास। कॉपी कर ले, फिर इसके बाद इसको समझाता हूँ इंशाल्लाह। एक मिनट, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी मुझे पढ़ाना था, वो मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट मुझे दे। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जैसे आपने लिखा है, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी लिख ले। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने गलती से पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जिक्र कर दिया था, आप पहले यूनिवर्सल सेट लिख दे, उसके बाद इंशाल्लाह दोनों को एक साथ ट्रीट करके दोनों को समझाता हूँ। फटाफट कॉपी कर ले।
अच्छा बेटा स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल सेट जो है बाज़ औक़ात आपको इस तरह नजर आएगा, कई पुराने सवालात में इस तरह का साइन बना हुआ होता है, और अब नया साइन ये इस तरह का बनता है, यूं आता है, यूं आता है, यूं। सही है ना? यूनिवर्सल सेट का साइन है ये, थोड़ा शशके वाला साइन है, और बाज़ औक़ात यू की तरह भी इसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये साइन ज्यादातर एग्जामिनर फॉलो करता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कौन सा सेट होता है ये? तो किसी सवाल में एग्जामिनर मल्टीपल सेट्स देता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, बहुत सारे सेट देता है, लेकिन उस सवाल में अगर एग्जामिनर ने यूनिवर्सल सेट दे दिया तो याद रखें यूनिवर्सल सेट सबका बाप है, डैडी सेट है, which includes all the elements under consideration। यूनिवर्सल सेट समझे, यूनिवर्स से निकला। इफ वी टॉक अबाउट दिस यूनिवर्स, तो हम सब, तमाम मुल्क, तमाम लोग इस यूनिवर्स का पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सल सेट वो होता है which consists of all the elements under consideration। तमाम एलिमेंट जो एक सवाल में, मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट जो उस सवाल में कंसिडर करने हैं ना, वो यूनिवर्सल सेट के थ्रू एग्जामिनर बता देगा। अब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं ले सकते जो यूनिवर्सल सेट से बाहर है। वो तमाम एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट ने बता दिए, वही सेट, वही एलिमेंट्स हमने लेने, इसके अलावा कोई नहीं लेने। अच्छा तो अब एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बात समझ आए। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू x such that x is greater than equals to 1 and lesser than equals to 20। इसको हमने पढ़ना इनइक्वालिटीज में सीखा था कि x is greater than equals to 1, x के पर्सपेक्टिव से पढ़े, x is greater than equals to 1 and lesser than equals to 20। मतलब x belongs to, x is all the numbers between 1 and 20। और आगे एग्जामिनर ने लिखा x belongs to z। अब हमें क्या पता z क्या होता है? तो आज ये बात जहन नशीन कर लें कि z का मतलब होता है इंटीजर्स। सिर्फ z लिखा हुआ है मतलब इंटीजर्स, z के ऊपर प्लस की साइन बनी हुई है छोटी सी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से, 1 2 3 एंड गोज ऑन एंड ऑन। और नेगेटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? -1, -2, -3 एंड गोज ऑन एंड ऑन। तो z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और z माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। 0 is an integer which is neither positive nor negative। तो z प्लस के अंदर ना z प्लस में 0 आता है ना z माइनस में 0 आता है, लेकिन ये जो इंटीजर्स है z, इसमें सब आते हैं, -3, -2, ये नेगेटिव नंबर्स भी, 0 भी और पॉजिटिव नंबर्स भी। इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो 1 ऑनवर्ड्स, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो -1 से पीछे। अच्छा, x such that universal set is equals to x such that x is greater than equals to 1, lesser than equals to 20, और कॉमा के बाद लिखा हुआ है x belongs to z। मतलब ये कि 1 से लेकर 20 तक तो आपके जहन में आ रहा होगा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.001, कोई लिमिट ही नहीं होती। तो एग्जामिनर ने जिंदगी आसान कर दी ये बोलकर कि 1 से लेकर 20 तक वो वाले नंबर्स लेने जो इंटीजर्स हैं। तो आप समझ गए कि यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन टिल 20। 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स, इंटीजर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि बताएं इस सवाल में नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 20, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 20 एलिमेंट्स बनते हैं जो इंटीजर्स हैं। अच्छा अब ए पे आ जाए। ए इज इक्वल टू
x such that x is an even number। हालांकि नजर आ रहा है कि ये a तो इनफाइनाइट सेट है, x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते, 2 4 6 8 10 एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन जिस सवाल में एग्जामिनर ने यूनिवर्सल सेट बता दिया, पूरा यूनिवर्स ही डिफाइन कर दिया कि यूनिवर्सल सेट बता के ये बता दिया कि तमाम एलिमेंट्स जो आपको लेने वो मैक्सिमम 1 से लेकर 20 तक है बस। इसका मतलब जब सेट ए उसने डिफाइन किया उसी सवाल में और लिखा कि x इज एन इवन नंबर, तो आप समझ गए कि इवन नंबर्स भी वो वाले जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ही है। तो 1 से लेकर 20 तक वो कौन से नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं, तो वो तमाम लिख देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तमाम एलिमेंट्स जो है मैंने लिख दिए। बस सिर्फ 20 तक लिखे क्योंकि यूनिवर्सल सेट 20 से ऊपर नहीं जा रहा। फिर मुझे सेट बी की डिस्क्रिप्शन बताई गई, x such that x is a multiple of 4। तो सेट बी क्या है भाई? मल्टीपल ऑफ 4। हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 का टेबल क्या हो गया, 4 8 12 16 एंड 20 तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं वो हमने लिख दिए, 1 और 20 के दरमियान वाले, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक हैं, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। अब जब हमने ए और बी लिख दिया, अच्छा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो अभी लिखा हुआ है ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसे हम देखते हैं। पहले हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि एग्जामिनर ने पूछा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप दिमाग से सोचकर डायरेक्ट बता सकते हैं डायरेक्ट बता दें, और डायरेक्ट नहीं बता सकते तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, फिर एलिमेंट्स काउंट करके नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिएगा। तो आप मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा 4 कॉमन है, हमने कहा 8 कॉमन है, हमने कहा 12 कॉमन है, और हमने कहा 16 कॉमन है, हमने कहा 20 कॉमन है। इसका मतलब कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? 4 8 12 16 20। तो ए इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? 4 8 12 16 20। अच्छा अगर आप नोट करें तो बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल सेट्स हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है वो सेट बी के बराबर है। और मुझसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताएं, तो मैं कहूंगा 5। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो कॉमन है, तादाद बतानी थी, मैंने कह दिया 5। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, और एक छोटा सा एग्जांपल जो उसके साथ देखा उससे कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि जब एक सवाल में यूनिवर्सल सेट हमें एग्जामिनर ने डिफाइन कर दिया, तो उसी सवाल में जब मजीद सेट्स एग्जामिनर डिफाइन करेगा तो वो सेट जो एलिमेंट्स लेंगे वो यूनिवर्सल सेट की बाउंड्रीज के अंदर अंदर होंगे, उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे। वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट ले लिए उसके अंदर अंदर ही एलिमेंट्स बाकी सेट्स लेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। समझ लो यूनिवर्सल सेट बाउंड्रीज सेट कर देता है जिसके बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा फिर हम बात करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लिखते कैसे? अब एक सेट ए है, एक सेट ए के ऊपर हल्की सी लाइन लिख बना दूं, हल्की सी लाइन थोड़ी सी क्रॉस करके, जैसे 1 लिखते हैं बस समझ ले 1 ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्रॉस करके लिख दिया या 1 ही लिख दिया, इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। बी सेट है, उसके ऊपर मैंने लाइन बना दी, मैं कहूंगा बी कॉम्प्लीमेंट।
तो किसी सेट के ऊपर एक लाइन ऊपर बनी हुई हो वन जैसी, तो हम उसे पढ़ते कैसे हैं भाई? उस सेट का नाम लेते हैं और कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो मैंने यहां डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये समझ लें यूनिवर्सल सेट तमाम एलिमेंट्स है और ए एक सेट है। ए ने यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ए ने यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स नहीं ले सकता जो ए ले चुका है। उसके अलावा जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के पास हैं वो सब ए कॉम्प्लीमेंट के। अब इसकी मिसाल सुने। अब्बा जो है हमारे, एक अब्बा जान 10 टॉयज लाए, 10 खिलौने लाए और 2 बच्चे थे। पहले बच्चे को बोला बेटा जो पसंद आ रहा है ले लो। बड़ा वाला बच्चा था, थोड़ा सा मैच्योर था, उसे कहा बेटा जो पसंद आ रहा है ले लो, फिर जो बच जाएगा छोटे भाई को दे देंगे। उसको क्या पता कैसा खिलौना है, वो तो जो भी उसे देंगे खेलेगा। तुम ऐसा करो, अपने हिसाब से कुछ खिलौने ले लो। बड़े बेटे ने 4 खिलौने पसंद किए, उन 10 में से 4 पसंद किए। तो अब्बा जान जो खिलौने लाए थे, समझ लें वो यूनिवर्सल सेट है, 10 खिलौने यूनिवर्सल सेट। बड़े भाई ने 4 खिलौने ले लिए, जो रिमेनिंग 6 बच गए वो छोटा भाई ले लेगा। समझ लें बड़ा भाई एक सेट है और छोटा भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। बड़ा भाई ए है तो छोटा भाई ए कॉम्प्लीमेंट। तो छोटे भाई ने वो खिलौने लिए जो रिमेनिंग थे, वो खिलौने जो बड़ा भाई ऑलरेडी ले चुका था उस पे काबिज होने की कोशिश नहीं की, उससे लेने की कोशिश नहीं की। ए कॉम्प्लीमेंट ने यानी कि छोटे भाई ने वो तमाम एलिमेंट्स ले लिए जो रिमेनिंग थे। तो यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट को इसी तरह बयान किया गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से तमाम वो एलिमेंट्स को मिटा दें जो एलिमेंट्स ए ले चुका है, तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट के हो जाएंगे। सेट बिल्डर नोटेशन में इसे कैसे बयान किया जाता है ये भी हम देखते हैं। पहले इस एग्जांपल को मुकम्मल कर लेते हैं। नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स ए ले चुका वो ए कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा, उसके अलावा जितने रिमेनिंग है वो ए कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। यूनिवर्सल सेट के पास एलिमेंट्स है 20, 1 से लेकर 20 तक। तो सेट ए ने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ले लिए। उसके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे वो क्या होंगे? तो हम कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। अच्छा, बाज होगा एग्जामिनर कहता है सेट बिल्डर नोटेशन में बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जामिनर डिस्क्रिप्शन मांगता है, डिस्क्राइब द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वेरी गुड, अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो मैं इसे सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट, अगर सेट बिल्डर नोटेशन में मांगा है तो
वरना एक्स इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी कहा जाता है, कह सकते हैं अगर सिर्फ डिस्क्राइब करना है तो। लेकिन अगर सेट बिल्डर नोटेशन में मांगे तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट है क्या। अच्छा, हमसे पूछा गया था एन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो 20 एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट के पास, 10 एलिमेंट्स जो है वो ए ने ले लिए, बाकी 10 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट ने ले लिए। तो नंबर ऑफ ए जो है वो भी 10 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए भी 10 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट भी 10 है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट को मिला लिया जाए तो क्या आंसर आता है? तो ए के एलिमेंट्स है 10, ए कॉम्प्लीमेंट के हैं 10, 10 और 10 20, और ये 20 एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट के पास कुल मिला के थे। तो यहां से पता चला कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यही बात मैंने यहां लिखी हुई है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। और यहां से भी अगर आप देखें कि भाई अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए को प्लस कर दें, माइनस ए को वहां भेजें, प्लस ए हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट और ए को मिला लिया तो यूनिवर्सल सेट हासिल हो गया। अब सेट बिल्डर नोटेशन में जरा इसे समझें। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट x does not belongs to A and x belongs to universal set। तो A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? वो एलिमेंट्स which do not belong to A, मतलब जो A ने ले लिए वो A कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकता। A कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे which does not belongs to A। some elements belongs to A, the remaining elements belongs to A complement, but there is no common element of A and A complement। इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स लेगा जो यूनिवर्सल सेट में है, रिमेनिंग वाले जो ए ले चुका है उस पर काबिज नहीं होगा, जो रिमेनिंग वाले हैं उसे ए कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए बताएं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का मतलब है ऐसा सेट जिसमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स मिला लिए जाएं। जब इन तमाम एलिमेंट्स को मिला लिया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट हासिल हो जाएगा। तो यहां मैंने लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट और ए के एलिमेंट्स को मिला दें, देखिए एग्जांपल में तमाम ऑड नंबर्स इवन नंबर्स को मिला दें तो 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर्स हो जाएंगे और वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए बताएं। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट व्हिच वुड बी 20। अच्छा, फिर मैं आता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो अभी हमने सीखा कि ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वो एलिमेंट्स ले सकता है जो रिमेनिंग है, वो जो ए ले चुका उस पर काबिज नहीं हो सकता, उसे नहीं ले सकता। तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट्स हो। जब ए कॉम्प्लीमेंट ने अपना सिलेक्शन ही इस बेसिस पर किया कि भाई जो ए ले चुका है वो मुझे नहीं लेना, तो फिर इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट्स हो ये हो ही नहीं सकता। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट है। तो इसे फाई से डिनोट किया जाता है या कर्ली ब्रैकेट से जो कि खाली होते हैं।
और अगर मुझे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बताएं, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बताएं, तो फिर मुझे ये फाई या नल सेट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड, देन आई हैव टू राइट 0, क्योंकि मुझे तादाद पूछी है। जब सेट पूछा जाएगा तो मैं या तो फाई का साइन बनाऊंगा या कर्ली ब्रैकेट्स खोल के फौरन बंद कर दूंगा विदाउट राइटिंग एनी एलिमेंट इन बिटवीन। और अगर मुझे तादाद पूछी जाती है तो मैंने 0 लिखना है। अगर मैंने 0 नहीं लिखा तो मेरे मार्क कट जाएंगे। अगर मैंने फाई या नल सेट बना दिया तो मार्क कट गया। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज 0 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज 5 या नल सेट जो मैंने एम्प्टी सेट बनाया है। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक वाले आज हमने सेट्स के कवर किए। क्या हर कॉन्सेप्ट जो डिलीवर किया वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सबको समझ आ गया है? चलिए जबरदस्त, कॉपी कर लें। जितना कुछ भी एग्जाम्पल वगैरह लिखा है उसे फटाफट कॉपी कर लें। चलिए बेटा, तो आज के लिए हमने जितने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं इन तमाम को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके रीइंफोर्स करके दिमाग में नेक्स्ट क्लास में आइएगा। इंशाल्लाह सेट्स की नॉलेज को नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।